जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सीजी कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की पहली क्लास अटेंड करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ ही क्यों कहते हैं, बत्तीसगढ़ क्यों नहीं कहते हैं, 35गढ़ क्यों नहीं कहते हैं या 38गढ़ क्यों नहीं कहते। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ और इसे छत्तीसगढ़ क्यों कहा गया। प्राचीन काल में इसे जैसे कौशल बोला गया था, दक्षिण कौशल बोला गया था, तो किस तरीके से ये दक्षिण कौशल होते हुए प्राग कौशल और उस तरीके से ये छत्तीसगढ़ वर्तमान में क्यों कहलाए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके पहले हम लोग जानेंगे एक राजा के बारे में। उस राजा का नाम है कल्याण साय। कल्याण साय जो है ये कलचुरी वंश का राजा है। कल्याण साय कलचुरी वंश का राजा है। इसका कार्यकाल 1544 से 1581 है। किस वंश का है? तो कलचुरी वंश का है। इसकी राजधानी जो है ये रतनपुर है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो रतनपुर है। अब कल्याण साय ने अपने राज्य को अच्छे से चलाने के लिए, प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए अपना जो गढ़ था, अपना जो क्षेत्र था, उसको गढ़ों में विभाजित किया। अब यह है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी और इसकी जो सहायक नदी है इसका नाम है शिवनाथ नदी। कल्याण साय ने शिवनाथ नदी को आधार मानकर शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़ बनाए। तो ये 18 गढ़ मिल के बनते हैं छत्तीसगढ़। संभवतः उस समय छत्तीसगढ़ बने थे, इसीलिए आज भी छत्तीसगढ़ कहते हैं। अगर 18 गढ़ की जगह 16 गढ़ हुआ होता, यहाँ भी 16 गढ़ होता, तो ये गढ़ कहलाता आपका 32गढ़, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमको आदत हो गई छत्तीसगढ़ सुनने का। तो ये कहानी है जी आपकी कल्याण साय की, जिन्होंने 18 गढ़ में छत्तीसगढ़ को डिवाइड किया और शिवनाथ नदी को आधार माना और ये गढ़ क्या कहलाया? छत्तीसगढ़ कहलाया। गढ़ का अर्थ होता है एक्चुअल में स्थान ही होता है, जैसे कि सारंगगढ़, पामगढ़, रायगढ़, नवागढ़, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्थान को ही ये संबोधित करता है। जो गढ़ है ये इसमें बनाए गए, कल्याण के साय के द्वारा बनाए गए किले। अब इसको हम गढ़ को थोड़ा सा और डिफाइन करें तो याद रखिए, जो गांव होता है ये गांव बनाने की आवश्यकता तो होगी नहीं। जहां 20 लोग जाके बस जाते हैं वो अपने आप में गांव हो जाता है। हर गांव में एक नवा गांव होता है, जहां बेजा कब्जा कर लिए वहां नवा गांव बन जाता है। तो गांव का प्रमुख कहलाता है गौटिया। गांव का प्रमुख कहलाता है गौटिया। उसी तरीके से 12 गांव, कलचुरी वंश में 12 गांव मिल के कहलाते थे बरहो, और इस बरहो के प्रमुख को कहते थे दाऊ। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, कभी कभी दाऊ भूपेश बघेल को दाऊ बोल देते हैं, काका बोल देते हैं, जो भी है। उसी तरीके से 12 गांव मिलकर कहलाया बरहो, बरहो का प्रमुख कहलाएगा दाऊ। 84 गांव मिलकर कहलाते थे 7 बरहो। कितने? 12 सत्ते 84, 7 बरहो। और 7 बरहो का मतलब होता है एक गढ़, और इस गढ़ का प्रमुख कहलाता था दीवान। इस गढ़ का प्रमुख कहलाता था दीवान। कहने का अर्थ यह है कि कलचुरी शासक कल्याण साय के पास 18 गढ़ मतलब 36 गढ़ होते थे। इनके प्रमुख दीवान मतलब 36 दीवान होते थे और ये उनसे अपने अनुसार कार्य करवाता था, ठीक है। तो इस तरीके से गढ़ व्यवस्था की शुरुआत होती है और यही कारण है कि कल्याण साय के द्वारा जो गढ़ व्यवस्था लागू की गई, वर्तमान में उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा गया। तो ये कहानी थी छोटी सी, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहते क्यों है। इसके अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कल्याण साय से रिलेटेड और कौन कौन सी कहानी है जिसके बारे में आपको जानना है। तो चलिए देखते हैं कल्याण साय के बारे में और चीज़ें। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि कल्याण साय ने गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की। इन्होंने एक और व्यवस्था शुरुआत की थी, उसे बोला गया जमाबंदी प्रणाली। जमाबंदी प्रणाली, और ये था क्या? तो कल्याण साय क्या करता था? कल्याण साय राजा है, उसने अपने दीवानों को बोला कि भैया एक काम करो, ये खेत है, इसको तुम जो करना है करो, मुझे आपके फसल का 10 से 20% चाहिए। तो दीवान ने अब क्या किया? दीवान तो खुद कृषि करेंगे नहीं। उन्होंने दाऊ को बोला, दाऊ तो खुद की खेती करेंगे नहीं। उन्होंने गौटिया को बोला और गौटियों के माध्यम से अंतिम रूप से किसने की किसानी की या खेती की? तो किसने किया? आपका किसानों ने किया। तो ये होता क्या था जमाबंदी प्रणाली?
राजा दीवान से कहता और दीवान किसानों से कहता कि खेती के माध्यम से आपको जो भी फसल मिलेगा उसका कुछ हिस्सा मुझे जमा करना है। इस तरीके से किसान जो है कुछ हिस्सा दीवान के पास जमा करते थे, उनमें से दीवान जो है कुछ हिस्सा राजा के पास जमा करते थे। इस तरीके से राजा का जो कोष है, राजकोष है, वो क्या कहते हैं आपका भरता गया और किसान, दीवान, राजा सभी इसके कार्यकाल में खुश वक्त। कल्याण साय के जो कार्यकाल था वो इतना अच्छा था कि इसका जो बुलावा है, कल्याण साय का जो बुलावा है, ये मुगल दरबार से आ गया। मुगल दरबार, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मुगल दरबार में कल्याण साय ने किसके यहाँ हाजिरी दी थी या सेवा दी थी या कैद करके रखा था। याद रखिएगा 1544 से 1581 का जो कार्यकाल है, अगर आप इतिहास की पृष्ठभूमि में ढूंढेंगे तो अकबर का कार्यकाल रहेगा, लेकिन सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करा गया है उसमें इसका आंसर लिया जाता है जहांगीर। इसका आंसर क्या लिया जाता है? जहांगीर। तो इसका कार्यकाल मान के चलिए कि इन्होंने लगभग 8 वर्षों तक जहांगीर के यहाँ सेवा दी। सेवा क्यों दी इसके बारे में भी मैं कहीं बताऊं, बहुत सारी बुक में लिखा गया है कि कैद करके रखा गया था, जो भी है। अभी हम देखते हैं कि 8 वर्षों तक इसने क्या दिया? सेवा दिया। इसके बाद ही कहानी ये है कि जब ये 8 वर्ष तक वहाँ थे तो इसको लोग याद करके एक विरह गीत गाते थे, और वो विरह गीत क्या था? तो उसका नाम था गोपल्ला गीत। कौन सा गीत? गोपल्ला गीत। लोग इनको याद करके विरह गीत गाते थे कि अगर हमारा राजा होता तो ऐसा होता वैसा होता। गोपल्ला गीत गाते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि विरह गीत किससे संबंधित है? ये विरह गीत, गोपल्ला गीत जो विरह गीत है वो किस राजा से संबंधित है? तो कल्याण साय से संबंधित है। एक चीज और याद रखना है कि कल्याण साय की जो पत्नी थी, कल्याण साय की जो पत्नी है उसका नाम है फूलकैना। कल्याण साय की पत्नी का नाम क्या है? फूलकैना। जब लोगों को कुछ भी जरूरत पड़ती थी तो वो जाते थे फूलकैना के पास, फूलकैना के पास, और लोग जो है इनसे मदद की गुहार मांगते थे कि हमारी मदद कर दो। राजकोष पर ये कब्जा करके बैठी हुई थी फूलकैना, तो किसी प्रकार की हेल्प नहीं करती है। राजा को इसी तरीके से लोग याद करते थे और गोपल्ला गीत गाते थे। गोपाल वीर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में गोपल्ला गीत गोपाल वीर से संबंधित भी है, ये भी देखते हैं। तो कल्याण साय की पत्नी के नाम फूलकैना है। लोग इसके पास जाते थे मदद की गुहार लेकर, तो ये उनकी हेल्प बिल्कुल नहीं करती थी। अब इसके बाद ये देखते हैं कि भैया 8 वर्षों तक राजा मुगल दरबार से जब वापस छत्तीसगढ़ आया तो लोग उसकी स्वागत के लिए बहुत ही हतोत्साहित थे, और उनके स्वागत के लिए जैसे कि भगवान जैसे श्री राम अयोध्या आए थे, सेम वैसे ही मान के चलिए कि राजा जो रतनपुर के लोग हैं वो प्रजा जो है राजा के आने पर बहुत ही खुश थे। और जिस दिन कल्याण साय आए थे 8 वर्षों के बाद, जैसे ही कल्याण साय आए वो दिन था पौष पूर्णिमा का दिन। वो दिन था कौन सा आपका? पौष पूर्णिमा का दिन। और पौष पूर्णिमा के दिन जैसे ही वो आते हैं तो कल्याण साय खाली हाथ आए थे। जहांगीर ने उनके कार्य से, सेवा से खुश होकर उन्हें अथाह धन संपदा दिया था। बहुत सारी धन संपदा लेकर वो आए थे। तो कल्याण साय जैसे ही यहाँ आते हैं तो सबसे पहले तो लोग जो है फूलकैना की शिकायत करते हैं। जो 36 के छत्तीसगढ़ थे, उनके जो दीवान थे वो ये सोचने लगे थे कि हम ही राजा हैं, हम ही मंत्री हैं, सब कुछ हम ही हैं। तो सब के सब स्वागत के लिए आ गए। और जब ये पौष पूर्णिमा के दिन यहाँ पहुँचे हैं कल्याण साय, तो उन्होंने अपने साथ जो भी लाया, जो भी धन संपदा लेकर आए थे, वो सभी को उन्होंने क्या किया? बांट दिया। और कल्याण साय ने ये घोषणा किया कि आज से ये जो क्षेत्र, ये आज का जो दिन है एक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, तब से लेकर आज तक हमारे यहाँ एक पर्व मनाया जाता है जिसको बोलते हैं छेरछेरा पर्व। छेरछेरा, कोठी के धान ला हेरा। छत्तीसगढ़ एक धान के लिए प्रसिद्ध राज्य है, इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। और इस दिन छेरछेरा पर्व के दिन बच्चे बूढ़े जो भी जहाँ भी जाते हैं छेरछेरा पर्व मांगने के लिए, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उन्होंने धान, चावल, पैसे कुछ न कुछ देकर उनको दान का जो पर्व है उनको बताते हैं। तो ये छेरछेरा का पर्व भी शुरुआत किसने किया? तो कल्याण साय ने किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि कल्याण साय ने 1544 से 1581 के बीच, इसमें 8 साल जो है इन्होंने जहांगीर के कार्यकाल में बिताया। हम लोग रिवीजन करते हैं कि कल्याण साय ने अपने गढ़ व्यवस्था को शुरुआत करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने शिवनाथ नदी को आधार मानकर उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ बनाए, जिससे छत्तीसगढ़ बना। उन्होंने जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की। जमाबंदी प्रणाली क्या होती थी?
राजा दीवान को, दीवान किसान को खेती करवाते थे और जो फसल होता था उसका कुछ हिस्सा राजकोष में जमा होता था। इसके अलावा इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि इन्हें मुगल दरबार से सेवा के लिए आदेश आया, बुलावा आया। ये वहाँ गए, लगभग 8 वर्षों तक सेवा किया। 8 वर्षों के बीच में लोग जब इन्हें याद करते थे तो एक विरह गीत गाते थे, उस गीत को बोला गया विरह गीत, गोपल्ला गीत। गोपल्ला गीत किस राजा से संबंधित है? राजा कल्याण शाह से संबंधित है। इसका हम देखते हैं कि कल्याण शाह की जो पत्नी है, ये फूलकैना जो है, ये लोगों की सहायता नहीं करती थी। अब 8 वर्षों के बाद जब कल्याण शाह फिर से छत्तीसगढ़ आते हैं, रतनपुर आते हैं, तो इनके आगमन के लिए, स्वागत के लिए, राजा के स्वागत के लिए प्रजा जो है सामने आती है। और जब ये पौष पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो यहाँ एक पर्व की शुरुआत करते हैं जिसका नाम क्या है? छेरछेरा पर्व। ये पूछता है एग्जाम में कि छेरछेरा पर्व कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, पौष मतलब जनवरी की बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ये छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार अगर क्वेश्चन पूछागा तो आपको याद रखना है हरेली त्यौहार। छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार कौन सा है? तो हरेली त्यौहार। ये मनाया जाता है सावन अमावस्या को। सावन अमावस्या को मनाया जाता है। सावन अमावस्या को ये त्यौहार मनाया जाता है। इस हरेली त्यौहार में लोहे की पूजा की जाती है, गुड़ा चीला खाया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा त्यौहार हो गया? हरेली त्यौहार। तो ये क्लास जो था ये कल्याण शाह के लिए था और इसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी वो ये था कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं, छेरछेरा पर्व क्यों मनाया जाता है, जमाबंदी प्रणाली क्या होती है, गोपल्ला गीत किससे संबंधित है। तो ये था आपका कल्याण शाह के बारे में। छत्तीसगढ़ के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि छत्तीसगढ़ का गठन कैसे हुआ, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राज्य के निर्माण के लिए कौन कौन से चरण होते हैं, बिल किस तरीके से एक्ट बनता है। और ये आपका पहला क्लास था। आप इस क्लास का फीडबैक ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।